प्रधानमंत्री जी, आप झूठ बोलना बंद कीजिए, देश की जनता को गुमराह करना बंद कीजिए। पुलवामा किसने कराया? मैं जानती हूँ किसने कराया। क्यों नहीं करा रहे जांच? क्योंकि जांच कराने वाले ही तो शामिल हैं उसमें। पुलवामा सोची समझी साजिश थी। जो वादा करते हैं इलेक्शन से पहले वो सारे पूरे करने के नहीं होते। प्रधानमंत्री जी ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाया। जब तक मैं जिंदा रहूंगी मैं नहीं भूल पाऊंगी। एक मेजर की पत्नी को 15 पुलिस वाली घसीट रही है। नेशनल चैनलों पे वही दिखाया जाता है जो सरकार दिखाना चाहती है। प्रधानमंत्री जी जैसा झूठा प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। यूनिफॉर्म में जो फौजी हैं उनको अपने हाथों से लड्डू खिलाते हैं और जो जंतर मंतर पे 5 साल से सैनिकों के माँ बाप बहन भाई बैठे हैं उन पे लाठीचार्ज करते हैं। बीजेपी सरकार देश को बर्बाद करना चाहती है। किसान सबसे ज्यादा मेहनत करता है, भूखा पैसा रहता है, फसल को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करता है। जब ये नेता मखमल की रजाइयों में सोते हैं ना मापों के महीने में, तब हमारा किसान भाई नंगे पैर गोडे गोडे तक ठंडे पानी में जाता है। किसान हर जगह लुटता जा रहा है। 3 अंधे कानून लाई है सरकार, ये किसान को बर्बाद कर देंगे। बाकी तो आप देख लो, रेलवे को इन्होंने प्राइवेट कर दिया। कि आप घर बैठे टीवी पे भरोसा ना करें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। हमने आपको अलग अलग लोगों की अलग अलग खूबी से परिचित करवाया है, लेकिन आइए आज आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने इतिहास रचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही शख्सियत की जो 2015 से निरंतर जो शहीदों की विधवाएं हैं उनके लिए अपना जीवन दाव पर लगाए हुए है। केंद्र सरकार कहती है कि हमने फौजियों के लिए, हमने सैनिकों के लिए बहुत बड़ा बलिदान किया है, बहुत सारे काम किए हैं और उनके जीवन को एक नया रूप दिया है। इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ वही शख्सियत सुदेश गोयल जी हमारे साथ मौजूद है। सुदेश जी, स्वागत है आपका बिंदास। थैंक यू अजय जी। सुदेश जी, आपको फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, मीडिया में बहुत बार देखा था, सुना था, आज आपसे परिचय भी हो गया। क्या खासियत है, किस प्रकार की लड़ाई आप लड़ते हैं? क्या जिस प्रकार से केंद्र सरकार कहती है कि हमने सैनिकों के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, तो आप क्या इसमें कोई कमी पाते हैं या वास्तव में ऐसी अच्छी बातें मोदी जी के द्वारा की गई? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो बार बार बोल रहे हैं कि हमने सैनिकों को OROP दे दिया, लाल किले से भी प्रधानमंत्री जी 3 बार बोल चुके। मैं यही कहना चाहूँगी प्रधानमंत्री जी, आप झूठ बोलना बंद कीजिए, देश की जनता को गुमराह करना बंद कीजिए। आप जो बोल रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन की परिभाषा आज तक लागू नहीं हुई है। 1 अक्टूबर 2020 को हमारी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, अभी अगली सुनवाई हमारी 28 अक्टूबर को है। प्रधानमंत्री जी ने हमसे वादा किया था 15 सितंबर 2013 को रिवाड़ी की रैली में, अगर केंद्र में बीजेपी सरकार आती है तो 100 दिन के अंदर सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन दिया जाएगा। 1 साल इनकी सरकार को आए हो गया था। जब हमारी टीम जनरल सतवीर, उनकी टीम अरुण जेटली जी से मिलने गई, अरुण जेटली जी बोलते हैं कि जो हम नेता लोग जो वादा करते हैं इलेक्शन से पहले वो सारे पूरे करने के नहीं होते। 14 जून 2015 से हमने धरना शुरू कर दिया जंतर मंतर पे, जिसमें हमारे बहुत सारे भाइयों ने अपनी जान दांव पे लगाई, भूख हड़ताल की। 23 दिन में हमारे भाइयों ने 14 भाई एक साथ बैठे हुए थे। दूसरी बार मैं भी अपने भाइयों के साथ भूख हड़ताल पे बैठी। मैंने 810 दिन एक टाइम खाना खाया और 810 दिन वो है कि जिसमें कभी आधे घंटे लेट नहीं हुई। 9 बजे से वहाँ बैठना, पूरा दिन मंच पे अपने फौजी भाइयों के साथ बैठना। सिर्फ हम पानी पीते थे, शाम को 5 बजे नीचे उतरते थे मंच से, घर जाके एक टाइम खाना खाते थे। जिसमें 2.5-3 साल होने वाले थे। होली, दिवाली, दशहरा, जितने भी हमारे त्योहार आए हम वही मंच पे रहे। 3 करवा चौथ आई जिसमें पानी की बूंद भी नहीं पीनी थी। तीनों करवा चौथ में मैं अपने भाइयों के बीच में बैठी हुई थी ताकि मेरी विधवा बहनों को उनका हक मिल सके। लेकिन मोदी जी ने एक और पाप किया। मोदी जी ने जो 70 सालों में जो सरकार ने ऐसा नहीं किया, प्रधानमंत्री जी ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाया। उस चीज को मैं जब तक मैं जिंदा रहूंगी मैं नहीं भूल पाऊंगी। एक मेजर की पत्नी को 15 पुलिस वाली घसीट रही है। क्या गुनाह किया था हमने? हम यही ना कि चुपचाप मंच पे बैठे हुए थे। मोदी जी ने जो वादा किया था, हम बोल रहे थे कि मोदी जी जो वादा किया आप उसको पूरा कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाया। एक बार तो करा 14 अगस्त 2015 को, दूसरी बार करा 30 अक्टूबर 2017 को। 30 अक्टूबर 2017 की वो सुबह मेरे लिए वो काला दिवस है। कैसे 15-20 पुलिस वालियों ने आके मुझे घसीटा इतनी बुरी तरीके से। मैं चिल्लाती रह गई कि कोर्ट का NGT का जो ऑर्डर है उसके 4 दिन भी बाकी है। 4 दिन पहले आप मुझे मंच से नहीं हटा सकते।
मैं चिल्लाती रह गई, लेकिन मेरी एक बात ना सुनी और मुझे घिसराते हुए बस में डाल के पार्लियामेंट थाने में रखा 5-5 घंटे, क्योंकि मैं एक विधवा बहनों को हक दिलाने के लिए उनकी आवाज़ उठा रही थी, जिन्होंने देश के लिए जान दी अपनी। और उन बहनों का हक आज वो 12,000 रुपये में, कितना मुश्किल है मेरी विधवा बहनों को अपना घर का गुजारा करना, कितना मुश्किल से वो अपने बच्चों को पाल रही हैं। जिस दिन कोई शहीद होता है उस दिन उसके घर में नेताओं की लाइन लग जाती है। उसके बाद उस विधवा बहन का घर कैसे चलता है, कैसे उसका चूल्हा चलता है, कैसे उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। उस विधवा बहन को अपनी पेंशन लागू करवाने के लिए भी 1-1 साल ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी देशवासियों से, जो आप लोग टीवी पे देखते हैं, खासकर नेशनल टीवी पे, वो सच नहीं है। नेशनल चैनलों पे वही दिखाया जाता है जो सरकार दिखाना चाहती है। प्रधानमंत्री जी जैसा झूठा प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। जो लड्डू खिलाते हैं, यूनिफॉर्म में जो फौजी हैं उनको अपने हाथों से लड्डू खिलाते हैं, और जो जंतर मंतर पे 5 साल से सैनिकों के माँ बाप बहन भाई बैठे हैं उन पे लाठीचार्ज करते हैं। मैं 4 बार प्रधानमंत्री जी के घर जा चुकी विधवा बहनों को लेके। अभी प्रधानमंत्री जी 2 मिनट मिलने का समय दीजिए, आज तक प्रधानमंत्री ने हमें टाइम नहीं दिया। 4 बार उनके ऑफिस में जाके मेमोरेंडम दे के आई हूँ। 3 बार हमने अपने खून से चिट्ठियाँ लिखी हैं मोदी जी को कि आप जो बोल रहे हैं कि आपने दे दिया और हम कह रहे हैं कि नहीं दिया है। तो प्रधानमंत्री जी 2 मिनट पूर्व सैनिकों से मिल लीजिए। रिवाड़ी में तो बड़े बोल रहे थे मोदी जी कि सैनिकों के साथ हूँ, सैनिकों को मैं नमन करता हूँ, चारों दिशाओं में झुक रहे थे मोदी जी। आज सैनिक कितने बुरे हो गए, सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं। बीजेपी सरकार देश को बर्बाद करना चाहती है, हर चीज़ का इन्होंने निजीकरण कर दिया है। ये देखिए, आमतौर पे आप और हम सब नेताओं के मुंह से सुनते हैं कि उन्होंने सैनिकों के लिए, विधवाओं के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं, लेकिन ये सुदेश गोयत हैं जिनके चेहरे पर ये आंसू बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। इनका दुख हर कोई सिर्फ अंदाज़ा लगा सकता है। इन्होंने जो दर्द सहा है उसके बारे में, उसकी पीड़ा को आप और हम कभी नहीं समझ सकते। सुदेश जी, अगर हम जिस प्रकार से आपने कहा कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, तो क्या सिर्फ बीजेपी सरकार में ऐसा होता है या कोई भी सरकार हो, हर एक सरकारों में ऐसा होता है? हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन की, ये 1982 से लड़ रहे हैं। इसके लिए पहले 1982 में कर्नल इंद्रजीत सिंह थे, उन्होंने भी भूख हड़ताल की, बहुत बार इंडिया गेट पे, बोट क्लब पे उन्होंने धरने दिए। कोई भी सरकार, जब से देश आज़ाद हुआ है हमारे सैनिकों का मान सम्मान गिराती जा रही है। जब अंग्रेज थे तो हमारी सेनाओं को अच्छा खाने को मिलता था, अच्छा पहनने को मिलता था, सेनाओं की इज्जत होती थी। अभी हमारे देश में, दूसरे देशों में आप देखिए, पाकिस्तान छोटा सा गरीब देश है, जो फौज है वहाँ की, सिविलियन जो हैं उनसे, उनकी पेंशन में और सिविलियन की पेंशन में 15 से 25% फौजियों को ऊपर रखा गया है। हमारा देश ऐसा है जो सिविल का एक चपड़ासी है ना, उससे भी नीचे हमारे सेना के सिपाही को रखा गया है। 200 रुपये बेसिक पेंशन हमारे सिपाही की कम है और सिविल में जो सर्वेंट है उसकी ज़्यादा है। तो हमारे देश में सैनिकों का सम्मान नहीं है। सिर्फ इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो दिखावा करते हैं। पुलवामा किसने कराया? मैं जानती हूँ किसने कराया, लेकिन देश एक नहीं है। मैं नहीं बोल सकती, टाइम आने पे बता दूंगी। नहीं तो इतने सालों बाद उसकी जांच नहीं हो, क्यों नहीं करा रहे जांच? क्योंकि जांच कराने वाले ही तो शामिल हैं उसमें। अगर अपना ही बच्चा कोई गुनाह कर रहा है तो बाप कभी जांच नहीं कराएगा। सुदेश जी, बहुत बड़े आरोप हैं आपके। मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। पुलवामा सोची समझी साजिश थी। पुलवामा का पहले पता चल चुका था कि अटैक होने वाला है। उन्होंने एयरलिफ्ट से जाने का सहारा मांगा था कि हवाई जहाज से हमें भेजा जाए। किसने मना किया? कौन था वो अगर हवाई जहाज से सैनिकों को ना भेज के उसी रोड से भेजा जाए, क्योंकि उनका काम, जो प्लान था वो फेल हो जाता। मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, मुझे तकलीफ है कि हमारे जितने वो जवान शहीद हुए हैं 44, वो बहुत गरीब परिवार से थे, बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से। तो मैं यही कहूँगी कि जो नेता वादा करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं। तो क्या सुदेश गोयत जिस प्रकार से पहले संघर्ष करते रही हैं, आंदोलन की हैं आपने, लाठियां खाई हैं, भूख हड़ताल भी की है, तो आगे भी ये संघर्ष जारी रहेगा? देखिए, आंदोलन हमारा अभी भी जारी है। 1940 दिन होने वाले हैं। जंतर मंतर पे हमारे सैनिक भाई आज भी डटे हुए हैं। 3 दिन पहले जब मैं दिल्ली में होती हूँ तो मैं जंतर मंतर जाती हूँ। जब हरियाणा में हमारे किसान भाइयों का, क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ और मैं हरियाणा के में ही मैंने जन्म लिया, मेरी जन्मभूमि है, तो मेरे पिताजी आज भी खेती करते हैं। कल सुबह मैं मेरे पिताजी के घर से आई, सुबह 5 बजे उठ के
बाजरा काट के सर्टी उतार के बाजरे को मंडी में डालने गए, कितना भाव? 50 रुपये क्विंटल। जो ग्रीन बाजरा है जिसकी पूड़ी बनाते हैं हम लोग, सानी बनाते हैं भैंसों के लिए, सिर्फ 50 रुपये क्विंटल। किसान की जो तकलीफ है ना, बहुत बुरा हाल है। किसान सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, भूखा पैसा रहता है, फसल को अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करता है। जब ये नेता मखमल की रजाइयों में सोते हैं ना, मापों के महीने में, तब हमारा किसान भाई नंगे पैर गोडे गोडे तक ठंडे पानी में जाता है। कितनी बार सांपों के मुंह पे पैर रखा जाता है उनका, कितने बड़े उनके कांटे चुभते हैं पैरों में, और फिर वो अपनी फसल लेके उसके बीच में भगवान भी उन पे मार डालता है। कभी ओला गिर गया, कभी बारिश हो गई, बची खुशी फसल को लेके जाता है मंडी में। भाव लगाने वाला कोई तीसरा ही होता है, और उस अनाज को भी कोई खरीदने वाला नहीं होता। उस अनाज को भी किसान को बोला जा रहा है कि मेरा फसल मेरा ब्यौरे से रजिस्ट्रेशन करो। अरे मेरा पिताजी तो अनपढ़ है, वो तो नहीं जानते बेचारे कि कहाँ मैंने रजिस्टर कराना है, क्या करना है। अगर वो किसी दुकान पे भी जाके कराते, वो भी उनको बोलता है 10-20 रुपये दो तो मैं आपका रजिस्ट्रेशन करूँगा। किसान हर जगह लुटता जा रहा है, किसान को बहुत परेशान किया जा रहा है। ये कागज़ दिखाओ, वो कागज़ दिखाओ, आपका नंबर आएगा, आपके आपका गांव का नंबर आएगा तो आपकी अनाज को हम खरीदेंगे। किसान के इतने बड़े घर नहीं होते कि वो अनाज को वहाँ डाल ले अपने गाँव में। सरकार तो कहती है कि किसानों की, जैसे आपने बात की है कि हम किसानों के लिए अच्छे बिल लेके आए हैं, इनसे इनको बहुत फ़ायदा होगा। ना जी, जो ये 3 अंधे कानून लाई है सरकार, ये किसान को बर्बाद कर देंगे। इसमें किसान की भलाई नहीं है। किसान अपने ही ज़मीन पे मजदूर बन के रह जाएगा। धीरे धीरे ये मंडियों को ख़त्म करना चाह रहे हैं। आप ये देखिए कि ये सिर्फ और सिर्फ पूरे देश को 2-3 पूंजीपतियों के हाथों में सौंपना चाहते हैं। मोदी जी ने बहुत पहले इसका प्लान कर लिया था। आरएसएस के एक आदमी ने बुक लिखी हुई है, उस बुक में लिखा हुआ कि अगर ज़्यादा दिन सत्ता में रहना है तो देश की जनता को 95% जनता को गरीब बना के रखो। तो गरीब कैसे बनाए? अभी लॉकडाउन था, सारा देश घरों में बंद था, सब काम ठप थे, कोई भी बिजनेस वाला था, तो एक किसान ही तो बचा था जो खेतों में काम कर रहा था। किसान के काम पे कोई रुकावट नहीं आई। वो सुबह खेत में जाता, शाम तक काम करता, सब्जी अपनी मंडियों तक पहुंचा रहा था। जो शहरों में घरों में बंद लोग थे उन तक दूध पहुंचा रहा था, सब्जी पहुंचा रहा था, अनाज पहुंचा रहा था। तो ये लोगों पे लॉकडाउन का कोई ज़्यादा असर नहीं हो रहा था। तो सरकार गरीब बनाना चाह रही है, तो वो किसान ही वो बचे थे। बाकी तो आप देख लो, रेलवे को इन्होंने प्राइवेट कर दिया, बीएसएनएल को कैसे ठप किया। अगर जियो नहीं आया होता, हमारे बीएसएनएल की तो बहुत अच्छी सुविधा थी, बहुत अच्छी सर्विस थी। जियो को लेके आए, फ्री में लाए, बिल्कुल। आपने बहुत सारी बातें गिनाई हैं, तो अब क्या सुदेश गोयत अपना जो संघर्ष है उसको आगे जारी रखेगी या फिर लड़ेगी? मैं जारी रखूंगी जी। 1 रैंक 1 पेंशन का आंदोलन हमारा जारी है। सुप्रीम कोर्ट में हमारी हियरिंग है 28 अक्टूबर को, और सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा उम्मीद है कि वो सैनिकों को न्याय जरूर देंगे। और जब तक हमारा हक नहीं मिल जाता, मेरी विधवा बहनों को, हमारे रिजर्विस्ट भाइयों को, हमारे रिजर्विस्ट सैनिक वो हैं जिन्होंने 62, 65, 71 की तीनों लड़ाइयों में भाग लिया। उसके बाद सरकार ने ना चाहते उनको ज़बरदस्ती घर भेज दिया। आज की तारीख में रिजर्विस्ट सैनिकों को सिर्फ 9,810 रुपये मिलते महीने के, सिर्फ 9,810 रुपये, सब DA सब मिला के। तो देश का दुर्भाग्य है जिन सैनिकों ने देश के लिए 3-3 लड़ाइयाँ लड़ी हों सैनिकों ने, और उनको सिर्फ 9,000 रुपये में गुजारा करना पड़ रहा। देश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देश की जनता से मैं यही कहूँगी कि आप घर बैठ के टीवी पे भरोसा ना करें, ग्राउंड पर निकलें, अपने आस पड़ोस में देखें। जितने भी फौजी भाई हैं उनकी हेल्प करें। फौजी अपने लिए बॉर्डर पे नहीं खड़ा है, वो पूरे देश के लिए लड़ता है, देश के लिए जान देता है। फौजी ना जाति देखता ना धर्म देखता, वो सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म देखता है, और उसका कर्म है कि देश की रक्षा करना। और देश की रक्षा करते करते अगर उसको सीने पे गोली खानी पड़ती है, वो खुशी खुशी खाता है। उसको उम्मीद होती है कि पीछे मेरे परिवार को देखने के लिए पूरा देश खड़ा है, लेकिन देश सैनिकों के साथ नहीं है। आज हमारे विधवा बहनों की जो बुरी हालत है, मैंने 5 साल में बहुत नज़दीक से देखा। मेरी बहनों को बहुत तकलीफ में है हमारी बहनें। तो सभी देशवासियों से यही कहूँगी, जहाँ भी सैनिक का परिवार मिले उसका हमेशा मदद करो, आगे आओ, और जाति धर्म से उठ के सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो। इस दुनिया से जाएंगे तो कुछ हमारे साथ नहीं जाएगा, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। जितना हो सके देश जनता की सेवा करें। ये थी सुदेश गोयत, जिनकी जुबानी हमने आपको सुनाया कि आखिरकार आज देश में सैनिकों की बात हो या किसानों की बात हो, किस प्रकार की पीड़ा वो देखती हैं। इनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, और बहुत कुछ अपने आप में इनके आंसू बयां कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे आज किसानों को और जवानों को परेशानी हो रही है। हालांकि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो
जो सैनिक है या किसान परिवार से संबंध रखने वाले हैं वो बखूबी जानते हैं। बहरहाल एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से इन्होंने संघर्ष किया है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। बने रहिए बिंदास हरियाणा के साथ, किसी और भी ऐसी ही शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे और उनके जीवन से, उनके संघर्षों से आपको परिचित करवाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।